भारत के कुएं से पानी न पी सकने से लेकर भारत रत्न तक, कक्षा में बाहर बैठने से लेकर 4 पीएचडी तक, मध्य प्रदेश के मऊ से लेकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम तक, होटल में कमरा न मिलने से लेकर संसद भवन तक। बात 19वीं सदी की है। उस वक्त छोटी जाति और बड़ी जाति का भेदभाव चरम पर था। अंग्रेज तो भारत को लूट ही चुके थे, उनकी भूख अभी भी नहीं भरी थी। जिस समय हम भारतवासियों को एकजुट होकर उन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था, उस वक्त हम छोटी जाति बड़ी जाति के चक्कर में उलझे हुए थे। छोटी जाति के लोग एक कुएं से पानी नहीं भर सकते थे। छोटी जाति के बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते थे, उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। छोटी जाति के लोगों द्वारा छुआ हुआ जहर ही मानो। और विडंबना देखिए, छोटी जाति की औरतों के साथ चमड़ी से चमड़ी तो भिड़ाई जा सकती थी, लेकिन उनके हाथ का छुआ हुआ पानी उन्हें मंजूर नहीं था। जिस प्रकार अमावस की काली रात के बाद ही सूर्य का उदय होता है, उसी प्रकार 14 अप्रैल 1851 में भारत की धरती पर जन्मे योग पुरुष, भारत संविधान के रचयिता, आज़ाद भारत के प्रथम कानून मंत्री बाबा भीमराव अंबेडकर जी। बाबा साहब का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ जिले में हुआ। अब उसे अंबेडकर नगर के नाम से भी जाना जाता है। वो अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। उनके पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी को अपनी सेवाएं दे रहे थे। इसी प्रकार उनके दादा परदादा भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी को अपनी सेवाएं दे चुके थे। बाबा साहब पढ़ाई में काफ़ी रुचि रखते थे। इसी रुचि को देखते हुए उनके पिता ने उनका दाखिला स्कूल में करवाया। लेकिन स्कूल में जाने के बाद जो उन्हें देखा वो काफ़ी दुखदायी था। एक छोटा बच्चा जिसे क्लास के अंदर नहीं बाहर बैठाया गया है। वो जानता भी नहीं था ये क्यों हो रहा है, लेकिन वो हो रहा था। जब उन्होंने 4वीं क्लास पास की तो उनके समुदाय के लोगों ने हर्षोल्लास से इस चीज़ को मनाया। उनको काफ़ी उपहार भी मिले। उनमें से थी एक महात्मा बुद्ध जी की आत्मकथा। छोटी उम्र में ही भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी माता को खो दिया था। उनकी माता के देहांत के बाद वो लोग मऊ से मुंबई आ गए। 1857 में बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने एलिफिंटन हाई स्कूल में दाखिला लिया और वो पहले ऐसे बच्चे थे जो अपनी कम्युनिटी से इस हाई स्कूल में दाखिला ले पाए। 1907 में उन्होंने वहाँ से मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की और उसी एलिफिंटन कॉलेज में अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। 1912 आते आते इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री पास कर ली थी और वो बड़ौदा स्टेट के लिए अपनी सेवाएं देने की तैयारी कर रहे थे। 1923 में जब वो 22 साल के थे, बड़ौदा स्टेट के स्कॉलरशिप पे यूएस गए। वहाँ की कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो न्यूयॉर्क में है, वहाँ जाके उन्होंने अपनी एमबीए की पढ़ाई शुरू करी। जून 1915 में उन्होंने अपनी एमए भी कंप्लीट कर ली। अपनी आगे की पढ़ाई की उन्होंने पूरी की और उनकी सबसे पहली थीसिस थी एंशिएंट इंडियन कॉमर्स। इसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी थीसिस निकाली जिसका नाम था नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया। अक्टूबर 1916 में उन्होंने लंदन में बार काउंसिल में एडमिशन लिया और वहां से अपनी डिग्री प्राप्त करी। अंग्रेजों के वादे के अनुसार 1909 में मोंटे मार्ले रिफॉर्म आया। उस रिफॉर्म में अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया और मुसलमानों को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये होता है कि जहाँ से मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टेड दिया गया है, वहाँ जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो भी मुसलमान खड़ा होगा और जो उसको वोट करेंगे वो भी मुसलमान ही वोट करेंगे। और ये बिल्कुल ही डिस्क्रिमिनेटरी इलेक्टोरेट था। 1923 में बाबा साहब जी ने अपनी चौथी और आखिरी थीसिस लिखी जो थी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के भारत लौट आने पर उन्होंने अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक आंदोलन चालू किया। उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया और कहा कम से कम कॉमन वाटर टैंक की जो प्रॉब्लम है कि हम एक जगह से पानी नहीं पी सकते, उसको तो हटाया जाए।
और इसको लेके उन्होंने अपने प्रयास कार्यरत किए। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को समाज में फैली कुरीतियों पर लिखने का काफ़ी शौक था। उनके 5 पब्लिकेशन काफ़ी मायने रखते हैं भारत के इतिहास में। सबसे पहला जो 1920 में आया, मूक नायक द लीडर ऑफ डंप। दूसरा बहिष्कृत भारत जो 1924 में आया, जनता द पीपल। 1930 में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने अपना 3rd पब्लिकेशन पब्लिश किया। 1956 में इन्होंने प्रबोध भारत अपना 4था पब्लिकेशन पब्लिश किया। 5वां और आखिरी बुद्धिज्म एंड इट्स धम्मा जो 1956 में इनकी मौत के बाद प्रकाशित हुआ। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी अपनी आत्मकथा में बताते हैं कि उनकी नीची जाति होने के कारण उन्हें क्या क्या झेलना पड़ा। एक अच्छे पढ़े लिखे होने के बाद भी उन्हें कोई कमरा देने को तैयार नहीं था। पारसी होटल में एक नाम बदल के रहने पर वो पकड़े गए और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। छोटी उम्र में कक्षा में जब पानी पीना था तो उन्हें पियन भी पानी पिलाता था, और जिस दिन पियन ना आए उस दिन उन्हें पूरे दिन प्यासा रहना पड़ता था। एक एजुकेटेड पर्सन होने के बाद भी उनसे नीचता का व्यवहार किया जाता था। इन बातों को लेकर उनके दिल में काफ़ी रोष था और उन्होंने ठानी कि बस और अत्याचार हमारी कम्युनिटी के लोगों पर नहीं होगा। उन्होंने देखा कि हम लोग मंदिर में नहीं जा सकते हैं, जो तो एक भगवान का स्थल है। 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने मनुस्मृति की कॉपी को जला दिया। आज भी 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1931 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो कांग्रेस के डोमिनेंट स्टेट वाले एजेंडे को काफ़ी धक्का लगा। इसके बाद महात्मा गांधी जी ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी, लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का एक ही लक्ष्य था कि SC ST के लोगों को उनके अधिकार दिलाना। इसी करके भी बाबा भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के विचार कभी नहीं मिले। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी हमेशा से ही चाहते थे कि SC ST के लोगों को और अधिकार मिले, उनकी रिप्रेजेंटेशन बड़े लेवल पे और ज़्यादा हो। इसीलिए उन्होंने SC ST के लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट की भी मांग करी। 1931 में बाबा भीमराव अम्बेडकर की मेहनत रंग लाई और रामसे मैगजीन से उन्हें कम्युनल अवार्ड दिया। कम्युनल अवार्ड का मतलब था सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर द SC ST। लेकिन ये बात सुनकर महात्मा गांधी जी को काफ़ी धक्का लगा। उस वक्त वो यरवाड़ा की जेल में थे और उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर एकजुट होकर भारत को आज़ाद करवाने के लिए लगे हैं और आप इस तरीके से इस मुहिम को कमज़ोर मत कीजिए। लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने यह कहा कि मैं अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा हूँ और मैं किसी भी हाल में उन्हें उनके अधिकारों से वंचित नहीं होने दूंगा। इसके बाद यरवाड़ा जेल में ही महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। आखिरकार बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को झुकना पड़ा। 1932 में महात्मा गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने पूना पैक्ट पे साइन किए। पूना पैक्ट के अनुसार बाबा भीमराव अम्बेडकर जी अंग्रेज़ों की किसी भी मांग को नहीं मानेंगे, उनके साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे और बदले में 71 इलेक्ट्रेट की बजाय 148 इलेक्ट्रेट रिजर्व कर दिए गए SC ST कम्युनिटी के लिए। 1935 में अंग्रेज़ों द्वारा भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लाया गया। उस एक्ट में दलित को SC ST का नाम दिया गया और उसी एक्ट के अकॉर्डिंग भारत में पहली बार चुनाव हुए। मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस, छोटी मोटी जितनी भी पार्टियां थी सब ने इलेक्शन में पार्ट लिया, लेकिन मेजॉरिटी INC की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने काफ़ी जगह में अपने चुनाव जीते। उस वक्त बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। उन्होंने 14 रिजर्व्ड और 4 जनरल सीट पर इलेक्शन लड़े। 14 में से 13 रिजर्व सीट पर उनको जीत हासिल हुई और 4 में से 3 जनरल सीट पर भी उनको जीत हासिल हुई। वो खुद बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूंसी से MLA बनकर विधानसभा में पहुंचे। 1936 के इस चुनाव के बाद मोहम्मद अली जिन्ना के दिमाग में पाकिस्तान का कीड़ा सुलगुलाने लगा था। इसी को लेकर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने 400 पेज की एक बुक पाकिस्तान और उसके थॉट पर लिखी और उनका मानना था कि जितना जल्दी हो सके पाकिस्तान को अलग कर देना चाहिए।
नहीं तो यह भारत के लिए ही हानिकारक होगा। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी किताबों की लिस्ट में अगली किताब आती है हु वॉज द शूद्रास। उसमें उन्होंने बताया कि अनटचेबल कम्युनिटी कैसे हुई और इसको कैसे दबाया जा रहा है। अपने राजनीतिक करियर के दौरान बाबा भीमराव अम्बेडकर जी 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा से रहे। उनके पॉलिटिकल करियर के दौरान उनकी आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस और महात्मा गांधी जी से बिल्कुल नहीं बनी। एक छोर पर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी और दूसरे छोर पर महात्मा गांधी। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का कहना था कि महात्मा गांधी कोई महात्मा नहीं है, वह पाखंडी है, वह लोगों को मूर्ख बना रहा है। लेकिन इसके बाद भी जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात आई तो महात्मा गांधी जी ने ही बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का नाम नेहरू को सुझाया था। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और उन्होंने हमारा भारतीय संविधान लिखा, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें हर देश से अच्छी बातें ली गई हैं, जो हर कम्युनिटी, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म को पूरा सम्मान देता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 को डालने की बात आई तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने अब्दुल्ला जी को बोला कि ये मेरे देश के लिए धोखा होगा। अमर अब्दुल्ला जी नेहरू जी के पास गए। उसके बाद स्वामी अयंगर जी ने इस आर्टिकल 370 को ड्राफ्ट किया। 1952 में जब वो बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूंसी से अगली बार फिर चुनाव लड़े, उन्हें यहाँ निराशा हाथ लगी और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन वो राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए। बुद्धिज्म और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का रिश्ता काफ़ी गहरा था। जैसा कि उनका कहना था कि मैं हिंदू पैदा तो हुआ हूँ लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। 1956 में उन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया। उनके साथ साथ 5 लाख लोगों ने भी बुद्ध धर्म को अपनाया, बुद्ध धर्म की शरण में गए। उसके 2 दिन बाद और 3 लाख लोग बुद्ध धर्म की शरण में गए। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी डायबिटीज से परेशान थे और 6 दिसंबर 1956 में इस महान आत्मा की मृत्यु हो गई। इस बात का हमें बहुत दुख है कि आज वो हमारे बीच नहीं है। वो उस भारत को बनता हुआ नहीं देख पाए जो उन्होंने अपने हाथों से संवारा। वो उस चीज़ को नहीं देख पाए जिसके लिए वो उम्र भर लड़ते रहे। अगर आज हम देखते हैं अपने भारत में तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक छूट गई हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो ख़त्म हो गई हैं। हाँ, वो देश के कुछ भागों में हैं लेकिन वो बहुत कम है। आज का SC/ST वर्ग देश में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। जब हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में बोलते हैं तो हर पॉलिटिकल पार्टी ने उन्हें अपने तरीके से यूटिलाइज किया। वैसे भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, मुद्दा कुछ भी हो, अगर उन्हें अपना स्वार्थ दिखता है तो वो उसमें कूदेंगे ही। कुछ के लिए वो नायक हैं लेकिन कुछ के लिए वो नायक नहीं है। कुछ के लिए वो भगवान है लेकिन कुछ के लिए वो भगवान नहीं है। कुछ लोगों के लिए वो सबसे अच्छे इंसान हैं और कुछ लोगों के लिए वो सबसे बुरे। ये तो मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इस महानायक को कैसे देखते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।